बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और नाज़रीन, आज सुबह से ही हर दूसरे बंदे से जो चीज़ सुनने को मिल रही है दफ्तर आते हुए, जी धुंध का राज हर जगह पे था। एयरपोर्ट, गिरदोनवाह के इलाके, बरकी रोड, धुंध की वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आए। चूंकि आज मेरे ख्याल से गालिबन फर्स्ट डे था जो धुंध कंपैरेटिवली ज्यादा देखी गई है, तो लोग धुंध की वजह से जो है वो चीजें ये डिस्कस कर रहे थे कि ड्राइव हमने बहुत एहतियात से किया है और करना भी चाहिए। मैसेज भी यही है कि आगे जब मौसम सर्द होगा तो धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा मोहतात ड्राइविंग की जरूरत होती है। आपने अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रखना होता है, तो रिक्वेस्ट यही है कि एहतियात से ड्राइविंग कीजिए, आहिस्ता गाड़ी चलाइए, अपने साथ साथ आप दूसरों का भी ख्याल रखें। लेकिन अभी अपडेट हमारे पास क्या आई है? अपडेट ये है कि धुंध की शिद्दत में कमी हुई है और एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा था उसमें भी बेहतरी देखने में आ रही है। साथ ही साथ लाहौर शेखुपुरा मोटरवे को भी सुबह बंद किया गया था और अब बेहतरी की वजह से इसको भी खोल दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में धुंध की शिद्दत में अब कमी देखी गई है। सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जी सईद, बताइए अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल ना, लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में जो धुंध में कमी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन है वो मूल पर आना है, वो शुरू हो चुका है और लाहौर से आने वाली परवाज QR 628 है वो लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है, जबकि तहादेर की परवाज EY 244 2 घंटे की ताखीर से अबू धाबी है वो रवाना हुई है और इसके साथ ही एयर ब्लू की परवाज TA 416 50 मिनट की ताखीर से दुबई है वो रवाना हो चुकी है। और एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक तमाम एयरलाइंस के पायलट्स को आगाह है वो कर दिया गया था कि अली सुबह जो लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस जो रनवे पर अद्दे निगाह थी वो इंतहाई कम हो चुकी थी, जिसके बाद 3 परवाजें थी उनको इस्लामाबाद है वो डाइवर्ट किया गया था। लेकिन अब वहाँ पर धुंध में कदरे एक बेहतरी की बायस वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल पर आना शुरू हो चुका है, जिसके बाद 2 परवाजें लाहौर से रवाना जबकि 1 परवाज जो कि दोहा से लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सईद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ऑब्वियसली जब धुंध की शिद्दत में इजाफा होता है तो एयरपोर्ट पर हम देखते हैं फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होता है। एहतियात की ज़रूरत आपको भी हम कह रहे हैं कि जब भी आप रोड पे सुबह के औकात में निकलें, दफातर जाएं, अपने ज़रूरी कामों को निकलें, तो एहतियात से ड्राइव कीजिए ताकि आप बखैर आफियत अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। खैर, आज की टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, अशिया कोरोनोश के साथ गीजर और हीटर भी महंगे, मार्केटें वीरान, ताजिरों का रिलीफ का मुतालिबा। कोरोना अस्पतालों में 2600 बेड्स, मुख्तस नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करंटीना सेंटर कायम। 13 दिसंबर जलसा मुहिम, नून लीग ने रैलियों का शेड्यूल तैयार कर लिया। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स मालिकान के 1 अरब 10 करोड़ रुपए दबा लिए। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज जिसमें हमने बात शुरू की है महंगाई से, क्योंकि हर रोज़ सबसे पहले जिक्र हम जो है वो कोरोना की सूरत हाल का भी करते हैं, शहर पे इसके असरात क्या हो रहे हैं वो भी करते हैं, लेकिन इस टाइम सबसे बड़ी सूरत हाल जिससे शहरी परेशान है, दो चार है, वो है महंगाई जो कि कंट्रोल होने में नहीं आ रही है। खैर, डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपका? ठीक ठाक। इरफान, मुझे बताएं, गीजर और हीटर खरीद ली हमें कि आपका भी कोई खरीदने का प्लान था? प्लान था, कैंसिल कर दें अब। कैंसिल कर दें। अब आप मुझे ये बता दें, मैं यहाँ पे बैठ के बड़ा लोगों को अक्सर कहती थी कि अच्छा चीनी महंगी है, चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। मैंने खुद ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दी है चीनी के बगैर, लेकिन आप लोगों को क्या क्या चीज इस्तेमाल करने से मना करेंगे? हालात ऐसे ही हैं, देखें कि हर तरफ जो है, आप कोई भी कारोबार देख लें, कोई भी आप दुकानदार से बात करके देख लें, वो हर वक्त आपको इन्हीं चीज़ों का रोना रोते हुए नजर आते हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास सख्त नहीं रहेगी कि वो ये चीज़ें खरीद सके। अब ये कहा जाता है कि कोरोना की वजह से क्योंकि बाहर से चीज़ें आनी बंद हो गई, हमारी बाउंड्री जो है वो तमाम मालिक ने उनको बंद कर दिया,
तो वो इंपोर्ट के अंदर फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हुई। लेकिन आप देखें, जो चीज़ें हम अपने मुल्क में बनाते हैं चीज़ें, उन चीज़ों की सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सब्जियां हैं वो महंगी हैं। हमारे मुल्क गंदम की इतनी हम पैदावार करने वाला मुल्क है, हम वो महंगी ले रहे हैं। चीनी यहाँ पे बनती है, हम वो महंगी ले रही हैं। कौन कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे? मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ को छोड़ें, किस चीज़ का जिक्र करें, लोगों को क्या हम कहें। यहाँ तो हर चीज़ ही कंट्रोल से बाहर ऐसे ही है। और हम बातें सुन लें हुकूमत की, तो हुकूमत को लगता है कि शायद ये इशू ही नहीं है कि महंगाई कोई है। और जब भी बात करें तो यही कहा जाता है कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था, उसकी वजह से हम जो है उसका खसारा आप भुगत रहे हैं। भाई 3 साल हो गए हैं, 3 साल के अंदर आपसे ये एक जो है ये इशू नहीं कंट्रोल हुआ कि हमने महंगाई के ऊपर काबू कैसे पाना है। महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए आपने जो इकदाम किए, उनकी अगर फहरिस्त देखें तो उसमें तो आपको जो आटे में नमक के बराबर भी जो इकदाम नज़र नहीं आते। और सूरत हाल ये है कि एक गरीब आदमी जो 15 से 20 हज़ार रुपया महाना अगर कमाता है, मजदूर जिसकी हम कहते थे कि सबसे जो है वो एवरेज जो उसकी महाना आमदन है वो अगर 15,000 है, 15,000 रुपये में मुझे कोई शख्स भी एक घर का बजट बना के दिखा दे, 50,000 में बना के दिखा दे। सूरत हाल ये हुई है कि हर चीज़ जो है, बिजली के बिल आपके महंगे, गैस के बिल आपके महंगे, उसके साथ साथ जो सीवरेज के वाटर सप्लाई, हर चीज़ महंगी। और रही कहीं सही कसर जो है वो हमारे जो आम मामूल की चीज़ें हैं, गंदम हो गई, चीनी हो गई, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, बगैर गुजारा नहीं, जिनके बगैर गुजारा नहीं। अब देखें, अदरक की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें इस खबर के मुताबिक 545 रुपये सरकारी जो कंट्रोल रेट है, और उसमें जो ओपन मार्केट के अंदर वो बिक रहा है 700 रुपये। अब मुझे बताएं, जिस आदमी ने खाना बनाना है अपने घर में, एक आम फैमिली लें जो 15,000 रुपया कमाती है, उसमें उसने अगर एक वक्त का खाना बनाना है तो वो किस तरह ये इन चीज़ों को इस हांडी में इस्तेमाल कर सकता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो लाजिम हैं हर खाने के अंदर। अब ये कहा जाए, जैसे आप कह रही हैं कि मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी बगैर चीनी के, तो अदरक के बगैर हम फिर ये कहेंगे कि उसके बगैर, प्याज के बगैर बनाना शुरू कर दे, टमाटर के बगैर बनाना शुरू कर दे। अब यही सूरत हाल होगी कि हर लोग अच्छा, हम लोग ना चीज़ों को रिलेट करते थे, कंपैरिजन करते थे कि अच्छा चले मटन या बीफ कोई नहीं खरीद पा रहा तो चिकन सस्ता प्रोटीन है, अब वो कोई खरीद सकता है। अंडों की सूरत में लोगों को सस्ता प्रोटीन मिल जाता था, अब वो कोई खरीद सकता है। हम कहते थे अच्छा दालें महंगी हैं तो सब्जियां लोगों की पहुंच में है, आलू सबसे सस्ती सब्जी, वो भी लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे बेचारे, क्या खाएंगे? बहुत मुश्किल है। यही चीज़ है दरअसल, जिन लोगों ने ये करना है उन लोगों ने कभी खुद ऐसी जो प्रोडक्ट जो है वो कभी खरीदी नहीं है। शुरू से ही अगर उनका देख लें तो उनको वो तमाम चीज़ें लोगों की तरफ से या एहतियात के सूरत में मिल गई, या फिर उनके अखराजात जो हैं वो किसी लोगों ने बर्दाश्त किए। खुद अगर करके जिसने मेहनत करके कमाना है उसको ये मामला सारी चीज़ें पता होती हैं, और जो हमारा हुकूमती तबका है उनको इन मामलात का नहीं पता, जिसकी वजह से आम आदमी के, एक गरीब आदमी के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस कभी ना तो हमारे जो असम्बलियों में किया गया और ना हमारे जो अच्छा इरफान, ऑनेस्टली स्पीकिंग मसाइल एक सूरत में ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप माफिया के सर पे चीजें डाल के ये कह देते हैं ना कि माफिया सरगर्म हो गया है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये माफिया इतना स्मार्ट है, हमारे हुकूमती लोगों से ज्यादा ये माफिया प्लानिंग अच्छी कर लेता है कि सर्दियां आ रही हैं, एलपीजी की कीमत बढ़ा दो क्योंकि लोगों ने ये इस्तेमाल करनी है। माफिया की प्लानिंग मुझे हमेशा इनकी प्लानिंग से ज्यादा बेहतर लगती है कि उन्होंने चीजें प्लान की होती है, कब कब उन्होंने अपनी छुरी तेज करनी है और लोगों की जेबों से पैसे निकालना। उसकी भी एक वजह है माफिया। देखें, माफिया जब हम नाम लेते हैं तो माफिया अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ हुकूमती मशीनरी जब तक नहीं होगी वो काम नहीं कर सकेगा। आप देखें कि जो हम शुगर कमीशन की अगर रिपोर्ट देखते थे तो शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि एक आम आदमी को तमाम अखराजात निकाल कर जो शुगर कंपनियां हैं, जो शुगर मिल्स हैं, वो 55 रुपये किलो जो है वो चीनी फ्राहम करेंगी। और उसके बाद अब अगर आप सूरत हाल देखें 110 रुपया, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आए को भी 3-4-5 माह जो है उससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 1 रुपया भी अगर उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि 1 रुपया अगर जो है वो चीनी की कीमत है तो 5 अरब रुपये जो शुगर मिल्स हैं उनकी जेबों में जाता है। अब जहाँ पे 1 रुपया बढ़ने से जो है वो उनकी जेब में 5 अरब जाएगा, तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है
कि वो डबल से भी ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? चीनी जो मंगवाई गई उसकी सूरत हाल आपने देख ली कि वो लोग इस्तेमाल करने से जो थे इंतहाई वो सबस्टैंडर्ड, इंतहाई जो उसका और क्वालिटी मैं लो खुद क्वालिटी ग्रॉसरी करने के लिए कुछ दिन पहले गई हूँ, वहां जो रैक में मुझे चीनी नजर आई, मुझे कंपैरिजन करना मुश्किल हो रहा था, ये नमक है ये चीनी है, बिल्कुल ऐसे ही इतनी है, पाउडरी फॉर्म, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से आप देखें कि जो सस्ते बाजार लगाए गए जिसके बारे में कहा जाता है गवर्नमेंट के हम इसके ऊपर बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, वहाँ पे जाके आप देखें हर चीज़ आपको महंगी नज़र आती है। और उनको कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामिया बैठी है वो भी मजबूर है। वो कहते हैं कि जो लोग लेकर इतनी महंगी आएंगे वो किस तरह सस्ती दे सकते हैं। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे हम जो सस्ती चीज़ें वहाँ पे रखेंगे। अब उनके काउंटर जाके देखें तो वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें, जैसे हम चीनी की बात कर रहे हैं, इनके लिए जो अलहदा से काउंटर बना दिए गए कि जिसने सब स्टैंडर्ड चीज लेनी है वो यहाँ से ले, जिसने हाँ, अच्छी वो क्वालिटी की चीज लेनी है कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाएगी। हाँ। अब हम क्या करें, वो बेचारी फिर सस्ती चीज की तरफ चली जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। और जब सस्ती चीज की तरफ जाएंगे तो उसकी क्वालिटी ऐसी होगी कि उसको आप इस्तेमाल करने से कासिर होंगे। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती दावे थे, हुकूमती वादे थे, वो सिर्फ हमें उसी हद तक नजर आए। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, ये चीजें जो है ना, ये हालात जो पैदा होते जा रहे हैं, चीजों का जायका भी खत्म होता जा रहा है। सब स्टैंडर्ड चीजें जहां पर आपने 1 चम्मच चीनी का डालना है, वहां पर आप सब स्टैंडर्ड चीनी लेकर आए और 3 चम्मच डालें, क्योंकि उसका जायका ही नहीं आता। बिल्कुल यही वजह है। और इसमें जायका आपको इस वजह से भी नहीं आता, जब हर चीज महंगी होगी, हाँ। आपकी जेब से इतने पैसे जा रहे और होंगे घर तो में लड़ाई हो रही होगी तो आपको मिठास जायके नहीं भी जो है वो आपको जो है वो कड़वाहट लग रही होनी है। खैर, ये रियलिटी है, एक्चुअली इससे लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हालात ये हैं कि कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है और फायदा आज से सभी लोग उठा रहे हैं और जिसका जहां दिल चल रहा है वो कीमतें बढ़ाता जा रहा है। खैर, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और इसके साथ साथ नश्तर अस्पताल जो है, वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, वहां पर अब अस्पताल बनाया जा रहा है, बेड मुख्तस किए गए हैं कोरोना के लिए। केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल मजीद 8 शहरी जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए। इस पर बात होगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, केसेस में इजाफा हो रहा है और अमवात अगर गुज़श्ता 24 घंटे की आपके साथ शेयर करें, मजीद 10 शहरी जो है 8 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सरकारी अस्पतालों में HDUs में 433 बेड्स और 154 वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 7143 बेड मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि अस्पतालों में 2600 बेड मुख्तस, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करंटीना सेंटर जो है वो भी कायम किया गया है। इरफान, क्या कहेंगे आप? अना, बिल्कुल इसमें कोरोना की जितनी बुरी हालत हो रही है और सेकंड वेव जो है ये जितनी ख़तरनाक आ रही है कि आपको जो डेथ रेशियो इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है रोज़ ब रोज़। पहले हम जब अगर 100 अफराद के टेस्ट होते थे तो उसमें से आपको पता चलता था 3 या 4 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये रेशो भी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई और अब ये रेशो 7 से 8 तक जब पहुंची है कि अगर 100 अफराद के आप टेस्ट करेंगे तो उसमें 7 से 8 अफराद जो हैं वो कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना के अगर केसेस के बारे में, जो कोरोना पेशेंट के बारे में हम कहें तो कोरोना पेशेंट जिस एरिया में एक होगा तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक उस एरिया को आप 10 से मल्टीप्लाई करें कि 10 अफराद वहाँ पे मौजूद होंगे जिनके ख्वाह टेस्ट ना हो, लेकिन आप कंसीडर यही करें और इंतजामात इस तरह करें कि जहाँ पे एक पेशेंट है वहाँ पे ये प्लान करें कि यहाँ पे 10 पेशेंट हैं और उनको आपने सिक्योर करने के लिए इकदाम करने हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक जो संजीदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने 1 साल गुजार दिया, अभी तक हम जो इसमें हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी दावे किए गए थे, हुकूमत की तरफ से भी दावे किए गए थे कि हम अपने जो है टेस्ट किट इसको बनाएंगे। अभी भी आप देखें कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर एक तो टेस्ट नहीं हो रहा सरकारी जसतों के ऊपर, फिर अगर आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स आप देख लें, प्राइवेट जो आप लेबॉर्ट्रीज देख लें, वहाँ पे जो कोरोना का जो टेस्ट का रेट है ना तो उसमें किसी आदमी को कंसेशन दी जा रही है और ना ही उस रेट को कम किया जा रहा है। अभी भी 6 से 8 हज़ार रुपया जो मुख्तलिफ लैब जो हैं वो कोरोना टेस्ट के लिए ले रही हैं, जिसको आप अभी भी जो है वो क्लियर नहीं कह सकते कि ये 100% ट्रू है या नहीं है, क्योंकि 50% ट्रू और 50% फॉल्स के इसमें चांसेस मौजूद रहते हैं। मुझे शहबाज शरीफ का वो दौर और साबिक हुकूमत का वो दौर याद आता है जब यहाँ पे डेंगू की सूरत हाल थी, तो उसके बाद जब तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल को ये अहकाम दिए गए थे कि वो अपने अपने हॉस्पिटल के अंदर डेंगू वार्ड बनाएंगे और डेंगू का जो टेस्ट है
जो के 2000 या 3000 रुपए में हो रहा था, उनको कहा गया था कि आपने 100 रुपए में वो टेस्ट करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल 100 रुपए में टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर उनके टेस्ट नहीं हो रहे, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर यही वजह है कि ये टेस्ट की कैपेसिटी उस तरह से बढ़ा भी नहीं पाए हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं कि रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि आपको सच्चाई क्यों बताएंगे, वो सच्चाई बताएंगे तो इनके जो अपने जो पोल खुलने शुरू होंगे। टेस्ट आप देखें कि आम लोगों के हो ही नहीं रहे। हॉस्पिटल में जाके देखें, वहाँ पे आपको जो डॉक्टर्स जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। आए रोज़ आप ये अखबारात के अंदर या टीवी के ऊपर खबरें सुनते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना से मुतासिर हो गए, पैरामेडिक स्टाफ के लोग मुतासिर हो गए। अब हमारी हुकूमत जिन लोगों ने कोरोना के पेशेंट के साथ फाइट करनी है, फ्रंट फुट सोल्जर हैं, हम उनको सिक्योर नहीं कर सकते तो हम आम आवाम को क्या करेंगे। अब इस खबर के मुताबिक कोरोना के लिए जो 2600 बेड मुख्तस किए गए, ये सरकारी हॉस्पिटल में किए गए और इसमें नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। आपने जो पहले इतने करोड़ों रुपए लगाकर जो स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर के अंदर आपने इतना बड़ा वहाँ पे ये क्लेम किया था कि हमने चाइना की तर्ज पे एक बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल जनरेट कर लिया है, वहाँ पे उसको हम यूटिलाइज करें। उसका क्या किया उसके बारे में बता दें। जब वो वहाँ पे मौजूद था उसकी इंक्वायरियां भी चलनी शुरू हुई कि इसमें बहुत जो है करप्शन के वाकयात हुए, उन रिपोर्ट्स का क्या बना, उन इंक्वायरीज का क्या बना। उसके साथ साथ अब आप नए जो है तरफ चले कि जो चीज बनी हुई है भाई उसको तो पहले यूटिलाइज कर लें। हॉस्पिटल्स के अंदर आप डॉक्टर्स को तो कम से कम जो है वो पीपीई किट, हिफाजती इंतजाम दे दे, अवाम को आप बाद में दे दें। अच्छा, लोगों से ये चीजें शेयर करने का मकसद ये है, हर रोज ये बताने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स परेशान हैं, तैयारी अभी भी दूसरी लहर में भी हमारी हुकूमत की प्लानिंग नाकिस है। आप वेंटिलेटर्स उस तरह से लोगों को मैसर नहीं है। हमने पहली लहर में भी देखा कि लोग बेचारे रिक्वेस्ट करते रहे। अभी भी इसके लिए लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ती है, आसानी से आपको सहूलियात नहीं मिलती हैं। एहतियात इसलिए बार बार कहते हैं कि खुदा न खास्ता इस स्टेज पे आने से पहले अगर आप एहतियात कर लेंगे तो आप इन हालात से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुदा न खास्ता इस चक्कर में पड़ गए हैं तो ना तो जल्दी कोई सुनता है, ना तो आपको कोई फैसिलिटेट करता है। अस्पतालों की सूरत हाल देख के वैसे ही आप परेशान होकर रह जाते हैं। और यहाँ आलम यह है कि इरफान अभी भी चीजें सिर्फ डिसाइड की जा रही हैं कि क्या क्या करना है। बिल्कुल अना, मैं आपको इससे ज्यादा एक खौफनाक चीज बताता हूँ कि जो कोरोना के पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अपना अटेंडेंट वहाँ पे बिठाएं जो उस पेशेंट को देखेगा। अब ये सूरत हाल है कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि WHO ये स्टैंडर्ड तय कर रहा है कि जिस इलाके के अंदर एक मरीज़ है वहाँ पे आप ये कंसीडर करें कि 10 पेशेंट वहाँ पे और होंगे। और यहाँ पे हुकूमत ये इकदाम कर रही है कि डॉक्टर्स के पास PPE किट्स नहीं है, हिफाजती इंतजाम नहीं है, तो वो जो मरीज़ हॉस्पिटल में है उनसे कह रहे हैं कि अपना अटेंडेंट वहाँ पे बिठाएं। मुझे मुल्तान जो निश्तर हॉस्पिटल है उसके बारे में एक शख्स ने अभी रिसेंटली बताया और हमारा कलीग भी है, उसने बताया कि उसके भाई वहाँ पे एडमिट थे और उनको कहा जा रहा था कि अपना अटेंडेंट बिठाएं। लाहौर जैसे शहर में भी ये सूरत हाल पैदा हो गई कि कोरोना के मरीज़ जिसको हमने एक महफूज एनवायरनमेंट में रखना होता है, वहाँ पर आप सेहतमंद शख्स को कह रहे हैं कि आप उसके साथ जाके बैठेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट होगा, उसको मेडिसिन देनी है, उसका ख्याल रखना है तो आप लोग रखें, हमारे तरफ से नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं वो रख सकते? इस वजह से क्योंकि उनके पास हिफाजती इक़दाम नहीं है। डॉक्टर्स को आप पैरामेडिक स्टाफ को चीज़ें देंगे जिन्होंने उनसे उनका इलाज करना है तो फिर ही कोई बात चलेगी। आम मरीज जो है, अब असल सूरत हाल ये चल रही है कि आपके पास जो रोज़ाना की जो केसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ना तो अपने टेस्ट करवा रही है, ना हॉस्पिटल जा रही है। और हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? उनको पता है कि वहाँ पे इंतजाम नहीं है। वो जब ये देखते हैं कि डॉक्टर के पास हिफाजती इक़दाम वो हिफाजती जो किट्स मौजूद नहीं है तो वो इलाज हमारा क्या करेंगे। वो लोग घरों में बैठे हैं, जहाँ पे घरों में बैठे हैं वहाँ पे भी वो उस तरह सूटेबल जो इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी हलाकतें हो रही हैं और वो रिपोर्ट नहीं हो रही। क्योंकि जो डाटा हमारे साथ हुकूमत शेयर कर रही है वो सिर्फ
हॉस्पिटल्स का कर रही है, उन लोगों का कर रही है जिनके और टेस्ट हमारे हो इर्द चुके हैं। गिर्द अभी मौसम की तब्दीली की वजह से वैसे भी लोग इतने मुतासर हो रहे हैं कि आप लोगों को इन चीज़ों में समझना मुश्किल हो गया है कि आया इनको कोरोना है भी या नहीं है। तो प्लीज़ मैं इस खबर को वाइंड अप इस तरह से करना चाहूंगी, एहतियात कीजिए। ये हालात आपके सामने हैं, यहाँ पर अभी भी क्वारंटीना सेंटर बनाने की प्लानिंग की जा रही है, अस्पतालों की कैपेसिटी इन्हांस की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर जी कहते हैं उनके पास सामान नहीं है। तो प्लीज़ आप अस्पतालों में जाने के बजाय अपने आप को घरों में महफूज रख के, अपने आप को महदूद करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज हालात जो हैं वो महकमा सेहत के ना तो बेहतर नजर आ रहे हैं, ना ही आगे बेहतर होने वाले हैं। खैर, जब बात करते हैं आपके बारे में, आपको बताते हैं आपने एहतियात करनी है, तो कुछ चीज़ें जो रोज़ाना के मामलात के साथ जुड़ी होती हैं वो भी आपके साथ अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो अभी एक अपडेट हमारे तक मौसूल हुई है, मोटरवे जिसको बंद किया गया था, धुंध में जैसे ही कमी आई है मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। धुंध में शिद्दत थी और मोटरवे को ट्रैफिक के लिए लाहौर से शेखुपुरा तक बंद किया गया था, लाहौर शेखुपुरा मोटरवे को, और अब खोल दिया गया है। जीशान ने हमें ज्वाइन किया। जी जीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल अना यूसुफ, आपने जिस तरह से बताया कि कल रात धुंध की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद किया गया था। और लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे बंद इसलिए की गई थी ताकि हादसात से बचा जाए। जो ट्रैफिक मोटरवे से जाना था जिसने, उसको मुकम्मल तौर पे रोक लिया गया था। लेकिन अब जो ही मतला साफ़ हुआ है तो मोटरवे को मुकम्मल तौर पे जो है अब चालू कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक यहाँ से गुजर रही हैं। कल रात सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से दर्जनों गाड़ियाँ भी आपस में हल्की फुल्की उनकी आपस में टक्कर हुई है, जिसकी वजह से मोटरवे हुकाम अलर्ट हो गया था। और इसी चीज़ के पेश नज़र जो है मोटरवे को बंद किया गया था। कुछ देर पहले भी, तकरीबन घंटा पहले बात की जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई थी, गाड़ियों की लंबी लाइनें थी, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे जैम थी क्योंकि मोटरवे के रास्ते को बंद किया गया था। इस वक्त मेरा कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखाएगा कि ये मोटरवे के मनाजिर है जहाँ पे बड़ी छोटी गाड़ियाँ जो है, मुसाफिर गाड़ियाँ जो है, लोडर है और बड़े ट्राले हैं, वो तमाम के तमाम इजीली गुजर रहे हैं। ट्रैफिक की जो रवानी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहाल हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक का बर्डन था मुख्तलिफ इसके लिंक रोड्स पे, वो तमाम का तमाम अब ठीक है कम हो शान, चुका आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ा सा इंतजार आप कर सकते हैं, और इंतजार के बाद जब इस तरह से धुंध में कमी हुई है तो मोटरवे को खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए, तो किसी भी किस्म के हादसे से बचने के लिए रिस्क लेने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। और इरफान, आपको पता है मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से अक्सर सुना है कि उन्होंने कहीं जाना था लॉन्ग रूट पे और वो इंतजार कर रहे थे कि सिटी 42 पे खबर कम से कम पता चल जाती है कि मोटरवे खुल गई है या नहीं। तो ये चीजें जब आप शहरियों की हेल्प करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो एक्चुअली आपको खुशी भी इस चीज की होती है। खैर, अभी एक और अहम खबर है, आप तक पहुंचा देते हैं, और अहम खबर हमारे पास है जी, महकमा खजाना पंजाब विफाक से 16 अरब 58 करोड़ हासिल करने में कामयाब हो गया है। और विफाक ने, नाज़रीन अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और वजीर आला साहब क्या कह रहे हैं, मायूसी का शिकार ऑपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती है, साथ ही साथ ऑपोजिशन भरपूर मुहिम चला रही है और 13 दिसंबर के जलसे की तैयारी कर रही है। और इससे पहले हम कोविड की सूरत हाल डिस्कस कर रहे थे, केसेस बढ़ रहे हैं, जिसने जो करना है वो अपना काम कर रहा है, ताजिर परेशान हैं, वो कह रहे हैं दुकानें मार्केटें खोलें। हुकूमत जो है वो सियासी सरगर्मियों में उसी तरह से बिजी नज़र आ रही है। अस्पतालों में अभी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये मिलजुल के जो नतीजा सामने आने वाला है उसके लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। जी इरफान। ना बिल्कुल, बड़ी ये खौफनाक सूरत हाल है, और जब हम ये सोचते हैं तो हमें भी एक जो सूरत हाल को डर लगता है, क्योंकि हमने ये तमाम चीजें कवर करनी है, हमने फील्ड में जाना है। जब फील्ड में जाते हैं तो हमें भी अपने आप को महफूज बनाने के लिए मास्क, और ये बहुत रिस्क होता है, आप लोग बाहर इतने रश में, फिर अपनी फैमिली में जाना, बिल्कुल ये वाकई एक रिस्क वाली बात है। और इस पे ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। और अभी तक देखें कि ये सूरत हाल पैदा हुई है कि कोरोना की वेव को आपको 1 साल तकरीबन होने वाला है, मार्च के स्टार्टिंग में आई थी और अब हम लास्ट मंथ के अंदर हैं, तो इसमें 9 माह के अंदर हमने अभी तक जो है ऑपोजिशन से इन चीज़ों के ऊपर कभी बैठ के बात ही नहीं की, कभी हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई कि इन चीज़ों के ऊपर हम इतनी बड़ी
जो खौफनाक सूरत हाल से हम निपट रहे हैं, पूरी दुनिया जो है दुनिया का मसला है ये। पूरी दुनिया का मसला है, और हम जो अपनी अना को लेकर बैठे हैं, हमने कभी इनसे बात ही नहीं की। सियासी दौड़ में लगे ना, बयानबाजियां, ऑपोजिशन एक दिन बयान जारी कर रही है, हुकूमत ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आप यही देखेंगे कि हुकूमत भी अपने जलसे करेगी, ऑपोजिशन भी अपने जलसे करेगी, और उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? उसका खमियाजा आम आवाम भुगतेगी कि ना आपको अद्वियात मिलेंगी, ना आपको बेड्स मिलेंगे, और कोरोना से हो रहा है अब ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इतना बड़ा जो जलसा करने के लिए प्लान कर रही है ऑपोजिशन, और एहतजाज देखिए हर एक शख्स का हक है, लेकिन महफूज एहतजाज होना चाहिए जिससे बाकी लोगों की जिंदगी दूसरों को नुकसान। अच्छा इरफान, आज 4 तारीख है, 13 दिसंबर को ये जलसा होने जा रहा है। वजीर आला साहब ये कह रहे हैं कि मायूसी का शिकार है ऑपोजिशन, लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। आपको कल भी एक स्टेटमेंट नजर आ जाएगी, आपको अमल दरामद कहीं से होता नजर नहीं आएगा, और अभी से जलसे की तैयारियां इस तरह से होना शुरू हो गई कि शहर में छोटे छोटे अब मीटिंग्स होना शुरू हो गई। बिलाल यासीन साहब ने एक मीटिंग और एक जलसा अपने इलाके में किया था। अब सभी अगर लीगी कारकुन ये करना शुरू कर देंगे और इन दी एंड जलसा हो जाता है, फिर मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कैसे लोगों को यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि भैया आप एहतियात करें, घर से ना निकलें? लोग फिर चीजों को सही रिलेट कर रहे हैं ना। देखें वो चीजें भी अपने एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि जो हम इससे सबसे पहले हम जो खबर डिस्कस कर रहे थे कि हर चीज महंगी हो गई है, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है। अब इस तरह घुट घुट के मरने से बेहतर है लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। ये दोनों चीजें आपको देखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं। जैसे वज़ीर आला पंजाब का एक बयान है कि मायूसी का शिकार जो ऑपोजिशन है अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। भाई अवाम को गुमराह ऑपोजिशन जो है वो नहीं कर रही, अवाम जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल में आई हुई है वो खुद से बाहर निकल रहे हैं, खुद से जो है वो इन चीज़ों का फैसला कर रहे हैं कि हमारे पास अगर जो है वो हर चीज़ हमें महंगी है, हुकूमत से महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, हुकूमत के ऊपर दीगर मसाइल के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, हुकूमत से बीमारियों से हमें बचाया नहीं जा सकता, तो ऐसी हुकूमत के खिलाफ अगर जो लोग आएंगे वो सिर्फ ऑपोजिशन के लोग नहीं होंगे, उसमें वो लोग भी होंगे जो इन हालात से तंग होंगे। इसमें यह कहना कि सिर्फ ऑपोजिशन के लोग होंगे मैं समझता हूँ गलत है। आप आम आदमी से एक सर्वे करके देख लें, आम आदमी से जाके पूछ लें कि इन 2.5 साल के अंदर, इन 3 साल के अंदर जो इस गवर्नमेंट के थे उसके अंदर वो अपने आप को कहां पे देखता है। वो अपने आप को, मैंने लोगों से बात की, हमने जो लोगों से बात की उसमें लोगों के मिसालें, हम अपनी मिसालें दे दें, हमारी अपनी सेविंग्स कुछ ऐसा आपके पास नहीं है। हम लोग इस 2.5 साल के अंदर, इस 3 साल के अंदर 10 साल पीछे चले गए। 10 साल पहले हम जहां थे हम वहां पे चले गए हैं। हर चीज जो है वो आपकी कुव्वत खरीद से बाहर जाती जा रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कहना कि सिर्फ ऑपोजिशन के लोग होंगे वो नहीं होंगे, इसमें ऐसे लोग भी होंगे जो हालात से तंग होंगे। दूसरी तरफ कोरोना की सूरत हाल डेफिनेटली वो बहुत बुरी है। जब आप लोगों को जो है वो उनकी कुव्वत खरीद इतनी बेहतर कर दें, चीज़ें सस्ती कर देंगे, तो मैं समझता हूँ ऑपोजिशन चाहे जो मर्जी कर ले, जब लोगों के हालात बेहतर होंगे, लोगों को सेहत की सहूलियात मिल रही होंगी, तो को पागल है जो जाके इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगा कि इतने रश में अपनी जिंदगी दांव पर लगा के बाहर निकले, आप लोगों को बाहर निकलने पर खुद मजबूर कर रहे हैं। अच्छा इरफान, जलसा रोकने के लिए जो तैयारी की जा रही है, खबर मेरे सामने है, कंटेनर्स लगाने का प्लान है, गिरफ्तारियों के लिए रहनुमाओं की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, और इस खबर के मुताबिक ये है जी B क्लास लीडरशिप को पहले हिरासत में लेने का फैसला किया गया है। अब इससे हालात बेहतर होंगे, ये हिकमत अमली सूटेबल है, इससे तो मजीद पकड़ धकड़ की सूरत हाल होगी, जलसे से पहले एहतजाज शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और हमने मुल्तान का जलसा देखा, उसके अंदर आपने ऐसे ही किया, और उसमें जब आपने पकड़ धकड़ की तो जिस जगह के ऊपर जलसा का आपने बंद कर दिया वहां पे आपने ताले लगा दिए, तो पूरे मुल्तान की सड़कों के ऊपर हमें आवाम जो है वो एहतजाज करती हुई नजर आई। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप अब जो है वो भी लाहौर के अंदर भी ऐसे करेंगे, और उसमें आप देखें कि जो हुकूमती जो अहम ओहदेदार थे, हुकूमती अहम जो उनके इत्तेहादी थे, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मुल्तान के जलसे को मिस हैंडल किया गया हुकूमत की तरफ से, और इस तरह की ज़रूरत नहीं थी। लाहौर के अंदर अगर 13 तारीख को जलसा प्लान किया है, और उस जलसे के लिए हुकूमत अब जो है उसमें ये जो सजेशन दे रही है, ये तजावीज़ दी जा रही हैं कि B क्लास की जो कैटेगरी है की लीडरशिप है उसको पहले पकड़ लिया जाए, A क्लास की कैटेगरी को जो है उनके नज़रबंदी के अहकाम लें या उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू। अब राना सनाउल्लाह की जो वारंट गिरफ्तारी के लिए जो उसके ऊपर साइन किए गए नैब की तरफ से, उसके बाद भी
यही जो उसकी तरफ से जो आना शुरू हो गया है लोगों का रद्द अमल के ये शायद जलसे को रोकने के लिए, जलसे को काउंट करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। यही चीजें हैं कि आप तमाम इदारों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नैब के बारे में जो कहा जाता है कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जब ऐसे मौकों के ऊपर ऐसे फैसले आएंगे तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि ऐसे इदारों के ऊपर बात नहीं होगी, उनके खिलाफ लोग बात करेंगे। लेकिन अब ये बैठ के सोचने का वक्त है कि ये एक बड़ा कौमी मसला है, ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, अवाम हो, सभी एक जगह पर होंगे, सभी ये सोच लेंगे कि इससे हमने खुद निमटना है, खुद एहतियात करनी है, तभी आप इससे बच सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद खबर कहेंगे और खबर हमारे पास ये है जी, कमिश्नर और DGPH ने दौरा किया है, अधूरे और वीरान खरापुल साइकिलिंग ट्रैक को बहाल करने का फैसला किया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग जाएं, और वो लोग जो कि सड़कों पर बाहर निकल के साइकिलिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, उनको हम कहते हैं जी एहतियात कीजिए, रोड पे मत जाए। तो इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है वक्त की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत चीजें अहम हैं और इनके ऊपर अगर जिले इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर हरकत में आई है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप देखिए कि हमारे पास अब जैसे बात कर रही हैं कि हमारे पास कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ही नहीं। साइकिलिंग के लिए हम अगर ये इस ट्रैक को बहाल कर देते हैं, 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है और इसको अगर बहाली हो जाती है तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। उसके साथ साथ आप हमारे जो पार्क्स हैं इनकी हालत बेहतर करने की जरूरत है, हमारे जो रोड के ऊपर फुटपाथ है कम से कम इनको बेहतर करने की जरूरत है। सोना लाहौर की तो हम बड़ी बातें सुन रहे हैं, सोना लाहौर की हम कैंपेन भी बहुत देख रहे हैं, इसके जितने बोर्ड लगाए गए हैं, जितने पैसे इसके ऊपर लगाए गए हैं, यही अगर शहर की खूबसूरती के ऊपर लगाए जाएं तो मेरे ख्याल में उसको प्रायोरिटी सोना लाहौर से ज्यादा कर दिया जाता ना, रोड कलर करके लाइटिंग ज्यादा करने से आप साइकिलिंग ट्रैक बना देते, साइकिलिंग ट्रैक बनाएं, आप फुटपाथ बेहतर करें। बिल्कुल, फुटपाथ अगर देखें, एक तो आपके पास पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है, जो फुटपाथ हैं वहां पे वही टूट फूट का शिकार हैं। इन चीजों को बेहतर करें तो आपका शहर जो है सोना पहले ही है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। और इरफान, माजरत के साथ अगर आप सोना की डेफिनेशन भी देख लें तो कुछ पोश इलाके ही हैं। अगर आप शुमाली लाहौर वाली साइड पे चले जाएं, शुमाली लाहौर छोड़े है ना, आप लाहौर के जो पोश इलाकों के अंदर भी जाके देखें, आपको सड़कों के ऊपर मनो टन जो है वो आपको मट्टी नजर आ रही है। आप जो कूड़े के ड्रम हैं वहां पे उनको कोई उठाने वाला नहीं है। अभी पिछले दिनों हमने जो सर्वे किया उसमें क्या सूरत हाल आपको नजर आई, लाहौर का कोई ऐसा एरिया नजर नहीं आया जहां से कूड़ा ना हो, जहां पे रोड जो है उनको इवन आपको ग्रीन बेल्ट्स ऐसी नजर आती हैं जो कि कूड़े से अटी पड़ी है। यही वजह है ना कि जब वो जो आपने बॉक्स रखे हैं, बॉक्स जो फुल हो जाते हैं उसके बाद क्योंकि ना उनको उठाने वाला कोई है, उस इलाके के अंदर बू फैलेगी तो वो लोग यही करते हैं कि उनको उठा के ग्रीन बेल्ट पे फेंक देते हैं। आप किसी भी एरिया में जाके देख ले, किसी भी एरिया में जाए, खुला चैलेंज है हुकूमत के लिए, किसी भी एरिया में जाके देख ले, आपको उसकी जो साइड्स हैं वहां पे मनो मट्टी जो है वो आपको नजर आएगी, वहां पे सफाई के इंतजाम नहीं है। और ये वही लाहौर है जहां पे हम सड़कों को सर्फ के साथ धुलते हुए देखते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सूरत हाल होती थी कि सड़कों को धोया जा रहा होता था, अंडरपास साफ किए जा रहे होते थे और शहर वाकई साफ नजर आता था। कराची से हमारे जो लोग आते थे या दीगर शहरों से लोग आते थे तो वो ये शहर को देखकर मिसालें देते थे और कहते थे यार वाकई आपका शहर जो है वो बहुत खूबसूरत है सफाई के लिहाज से। लेकिन अब ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि इस 2.5 साल के अंदर कोई भी शख्स अपने आप को देखेगा तो वो आपको ये फील होगा कि वो 10 साल पीछे चला गया है। अब भी आप 10 साल पीछे जाने वाली सूरत हाल लगी है कि 10 साल पहले जब यहाँ पे सूरत हाल थी। मुझे मेयर कराची का दौरा लाहौर याद आ गया है कि वो एक दफा लाहौर को देख के हैरान परेशान रह गए थे और कह रहे थे कि कराची में मैं तो यहाँ पे साफ कह के जा रहा हूँ कि ये सूरत हाल तो कभी हम कर ही नहीं सकते। कि मतलब इस तरह लोग शहर की सफाई के मिसालें देते थे। खैर, ये जो स्टेप उठाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है, लोगों को इस तरह की तफरीही मकामात की जरूरत है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन सिर्फ ये फैसले तक महदूद नहीं रहना चाहिए इरफान। जब तक इस पे काम नहीं होगा, कुछ सबरात नहीं नजर आएंगे तो फायदा भी इस तरह ऐसे लोगों के लिए मजीद आपको प्रोजेक्ट लाने होंगे। बिल्कुल, और हमारे पास ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, बस उनको बहाल करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कार्रवाई की गई है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया। लेकिन जैसे ही नताइज का ऐलान किया गया, कुछ अबहाम, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। अब असातिज़ा जो कि जिनके हाथों में कौम का मुस्तकबिल है, उनके एंड से अगर इस तरह के इश्यूज़ और इस तरह के मसाइल हों, उनको फौरी तौर पे हल भी होना चाहिए। उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑब्वियसली ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, ये मसाइल हल होंगे ही तो असातिज़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकेंगे, स्टूडेंट्स के मसाइल भी जो हैं वो भी अच्छे तरीके से हल हो सकेंगे। लेकिन ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, वो मसाइल आखिर क्या हुए, उन पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर ताहिर कलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चले आपका? फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सदर मुंतखब होने पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगता कि अगर मैं एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ज़रिए मैं मुंतखब होकर आता, मैं इलेक्ट हुआ और एक ऐसे मुझे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट किया है और जो रिज़ल्ट मेरे हक़ में दिया है जो बिल्कुल बाइस्ड था, उसके बावजूद मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैं सदर होने के बावजूद मैं इस नताइज पर मुतमईन नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इसकी एक फिर से हम देखें, जांच पड़ताल करें। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस रिज़ल्ट को मुस्तरद करता हूं तो गलत है। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जिसको इलेक्ट किया गया, जो सदर इलेक्ट किया गया और सदर मुंतखब होने के बाद। अच्छा, मुझे बताइए इस पे तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या है? तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि पहले जो देखें, हमारी एक ही पंजाब प्रोफेसर एसोसिएशन हमारी एक तंजीम है जी। ये तमाम प्रोफेसर से मुत्तफ़िक हैं। हमारे और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एलिट के दरमियान यही एक ब्रिज है, हम इसकी हिफाजत भी करते हैं, इसको हम लेके चल रहे हैं पिछले 30-35 साल से। दो पार्टी आमतौर पे इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, हम तहरीक साज़ा और एक इत्तेहाद साज़ा, कभी वो जीत जाते हैं कभी हम जीत जाते हैं, एक प्रोसेस चलता रहता है। अब हमारे साथ पहला मसला तो ये बना कि जब इत्तेहाद साज़ा वाले 2016 में जीते तो हमारे आइन के मुताबिक 3 साल के बाद इलेक्शन होने थे। एक तो इलेक्शन नहीं हुए, वो 4.5 साल बाद हुए। फिर जब इलेक्शन कमीशन अच्छा, ये जो डिले हुआ 3 साल के बजाय 4.5 साल बाद, इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन क्या थी? एक तो जाहिर है वो बनाना नहीं चाह रहे थे, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके जो लेके वो पब्लिक के सामने जा सके कि हमने इतना बड़ा काम किया है, देखे में वोट करें। एक तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया, राना मोहम्मद असलम परवेज साहब, जो सिविल लाइन्स कॉलेज के, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन के प्रिंसिपल हैं, उनको इलेक्शन कमीशन बना दिया उन्होंने, चीफ इलेक्शन कमीशन। ये हमारी तारीख में पहली मरतबा है। ये मैं खुद वजाहत कर दूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन मुमकिन नहीं होता। जो पार्टी जीतती है वही अपना कोई बंदा बनाती है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन बन जाते हैं ना, वो अपनी गैर जानिबदारी को किसी हद तक इंश्योर करते हैं कि यार हम गैर सबके लिए। लेकिन राना असलम साहब ऐसा नहीं कर सके, और उसका सबसे बड़ा सबूत अंदर क्या है वो तो हम नहीं जानते। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर ऐसा किया जो सबके सामने कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट के इलेक्शन है उसमें उन्होंने उस पार्टी की तरफ से इंतखाबात में बाकायदा हिस्सा लिया। जब उनको हमने इलेक्शन कमीशन बना दिया था, तस्लीम कर लिया था, हालांकि हमें पता था ये बाइस्ड आदमी है, ये इलेक्शन फेयर नहीं करा सकेंगे, लेकिन हमने कहा पेपला को नुकसान ना हो, इलेक्शन हो जाए। देखिए हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उन मसाइल से निकलना था, हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए था। हमने कहा नहीं आप इलेक्शन करवाएं, चलें यही करवा लें। उसके बाद वो खुद इलेक्शन में उतर गए, 6 महीने वो ज़ाया कर दिए। यानी ये इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए था जो इंतखाबात होने चाहिए थे मार्च 2019 में, इलेक्शन कमीशन ही बनाया जाके 6 महीने लेट 2000। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू जो चीजें आप बता रहे हैं इसमें तो गालिबन रूल्स एंड रेगुलेशन की भी खिलाफ वर्जी, बिल्कुल खिलाफ वर्जी, बिल्कुल 6 महीने लेट बनाया इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन बन गए फिर इलेक्शन लड़ने लग गए, वो खुद इलेक्शन लड़ने लग गए। ये पहला मौका है कि इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन लड़े। अच्छा, वो इलेक्शन खुदा इस पे तो फौरी तौर पे तब भी नोटिस लेना चाहिए था और आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी। हमने देखे सोशल मीडिया उन्हें थोड़ा सा एहतजाज भी किया, लेकिन फिर वही बात, हम चाह रहे थे किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए, रुकावट ना आए, ये काम ना रुके, हमारा ये प्रोसेस आगे चलता रहे। सिर्फ सच्ची बात है यही है, एक खुश नियति से ये कर रहे थे। हम पर प्रेशर भी था दोस्तों का, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे थे यार ये आप गलत जा रहे हैं। हम कह रहे थे नहीं, ये हमें इलेक्शन पे जाना है और किसी भी सूरत में हमें इलेक्शन पे जाना है। अच्छा, वो फिर कोरोना की वजह चले, हम वो 2-3 महीने में निकाल देते हैं। फिर इन्होंने इतने मुश्किल से इलेक्शन की तारीख दी है कि हमें पता है, बहुत हमें रोज़ हम जाते हैं जनाब इलेक्शन की तारीख दे दें, इलेक्शन बहाने काम खा के। फिर इलेक्शन खुदा करके 11 नवंबर को हो गए, 20 दिन रिजल्ट ही नहीं दिया, रिजल्ट रोक के बैठे रहे। उसकी वजह क्या थी? कोई वजह नहीं कि जी वो एक कुछ ऐसे कॉलेजेस पंजाब, पहले तो हमें 10 दिन बाद बताया जी कुछ रिजल्ट्स अभी नहीं पहुंचे। हमने कि जी 50 रिजल्ट नहीं है। जब हमने उनकी ट्रैकिंग कराई वहां से, मैंने खुद बैठ के
ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन को हमने कोई 15-16 लाख रुपए दिए कि आप इलेक्शन करवा दें। हमने पैसे दिए, हमने कोई वो ऐसे अल्लाह वास्ते काम नहीं कर रहे थे। पूरी कम्युनिटी ने पैसे जमा करके दिए कि इलेक्शन के अखराजात के लिए, वो हमने दे दिए। हमने बैठ के, मैं खुद बैठा, हालांकि मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने ढूंढा और वो जब ट्रैकिंग की हमने उसकी, वहाँ से जो कोरियर कंपनी है वो सारे वहीं से निकला है। सही, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी जी नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन जिन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, इन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हम गुफ्तगू भी करेंगे और कोई हल भी निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर राना मोहम्मद असलम परवेज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जानना आपसे ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी आप बताएं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, सबसे पहले तो जैसा कि तारिक साहब आपने कहा कि 20 दिन बाद रिजल्ट आया, फिर उस पर जो है ये जो रिजल्ट से या हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो डिले हुआ उसकी वजह आप क्या समझते हैं? 11 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था ना जी, उसमें ऐसा था कि 12 तारीख को ये असल में पहले थोड़ा सा समझ लेना इसको जो इलेक्शन हुआ था ना, ये प्रिंसिपल्स ने कराना था अपने अपने कॉलेज में, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट फौरी तौर पे उन्हें कहा गया था कि वो व्हाट्सएप पे भी उसकी तस्वीर लेके भेज दें और असल लिफाफा रजिस्ट्री बजरिया रजिस्टर्ड वो वापस ले जाएंगे। जो जो डाटा उन्होंने तो बजरिया व्हाट्सएप उन्होंने भेजा, हमने ऑडियो का शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी बेहतर है, अब स्पीकर तक भी आवाज पहुंचा दीजिए ताकि हमारे मेहमान भी सुन सकें। जी 12 तारीख से काम शुरू हो गया था। 12 तारीख को इस तहरीक साजा के कुछ लोग, जिनमें तारिक कलीम साहब भी शामिल थे और एक कैसरानी साहब थे, इन्होंने वहाँ पे हमसे रब्ता किया कि आप इस तरीके से इस रिजल्ट को फीड नहीं कर सकते। तो हमने इन्हें बताया कि ये फिलहाल हम उसको एक आर्जी सेटअप में उसको हम फीड कर रहे हैं, जैसे ओरिजिनल रिजल्ट जब आएंगे तो उसके साथ टैली करके उसको फाइनल शक्ल हम देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, ये इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आप हमारे पहले TOR तय करें उसके बाद करेंगे। तो हमने इन्हें ये ऑफर की कि ये दोनों पार्टीज या तीनों पार्टी जो 4 ग्रुप हैं कि मिल बैठें, कोई TOR तय कर लें, उसके मुताबिक डाटा फीड कर लिया जाएगा। ये इन्होंने कोई 4-5-6 दिन लगा दिए और फिर जो कुछ TOR तय किए, एक तो इस बारे में था कि ये जी इसमें जो टिक या क्रॉस वाला इशू है, इसमें अगर किसी का टिक लगा हुआ है उसे भी वोट शुमार किया जाए। फिर एक ये था कि ये जो बैलेट पेपर न गिनने की बजाय शीट से रिजल्ट तैयार किया जाए, लेकिन अगर कोई पार्टी कहे कि बैलेट पेपर भी चेक करो तो बैलेट पेपर चेक किए जाएंगे। तो इसके और कुछ कॉलेजेस में जिनमें बावजूद इलेक्शन नहीं हो सका था, 3-4 कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पे सामान, एक कॉलेज में सामान पहुंच गया था लेकिन देर से पहुंचा। कुछ राना मोहम्मद असलम साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं था, शफाफ इलेक्शन हुए हैं, मेरिट पर हुए हैं? सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि धांधलीगढ़ कहाँ पे चांस हो सकता है या डिले। पहला सवाल आपका डिले का है, डिले की मैं वजाहत कर रहा हूँ। फिर इन्होंने कहा कि जिन कॉलेजेस में इलेक्शन नहीं हुआ, जिनमें एक मरी का कॉलेज भी था, इन 4-5 कॉलेजेस में इलेक्शन कराया जाए। हमने इनकी ये बात मान के उन कॉलेजेस में अरेंज किया, जिनमें से 4 कॉलेजेस में, जिसमें फैसलाबाद के कॉलेजेस थे, उनमें हफ्ते को इलेक्शन हुआ। मरी गवर्नमेंट कॉलेज मरी में इस वजह से नहीं हो सका कि वहाँ पे हफ्ते को क्लासेस नहीं होती। वहाँ पे 23 तारीख को रोज सोमवार वहाँ पे इलेक्शन हुआ, जिसका सामान हमें 25 तारीख को मिला, और 25 तारीख जो बाकी सामान भी बाकी कॉलेजेस से कुछ डिलेड था वो हमने सारा इंश्योर किया, वो सब पहुँच गया और 26 से हमने काउंटिंग शुरू कर दी। इलेक्शन का सामान जो हमें 25 को मौसूल हुआ, उस पर हमने 26 से फीडिंग उसकी शुरू कर दी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिले हुई है, और जो 26 को जो प्रोसेस शुरू हुआ, इनकी मुदाखलत के बार मुदाखलत के बावजूद वो 29 तारीख को मुकम्मल कर लिया गया। सही, तारिक साहब, इस पे आपका कोई मौक़िफ़? डिले के सवाल के जवाब तो आपको मैंने दे दिया। जी, मैं तारिक साहब का मौक़िफ़ भी इस पे जान लूं। जी, तारिक साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैंने पहले अर्ज किया कि हमें 8-10 दिन बाद बताया गया इतने तो लिफाफे नहीं आए, हमने खुद ट्रैक किया। देखें, आपके पास एक पूरा अमला मौजूद है, आपके पास इस जो इन्फॉर्मेशन के दौर में ये कैसे कोई बहाना लगा सकता है कि हमें चीज़ नहीं मिल रही। ये 8-10 दिन के बाद हमें बताया कि इतने लिफाफे नहीं है और वो वहीं से मिल गए। अच्छा, उसके बाद
वो कॉलेज इतने बड़े नहीं थे, दो दो तीन तीन के, हमने उसमें कोई गर्मजोशी भी नहीं दिखाई, और ये हमारा मुतालबा भी नहीं था, ये इनकी पार्टी के मुतालबा था कि वहां भी करवाएं, ये करवा लें। ये किसी तरीके से सिलेक्शन को डिले करना चाह रहे थे मुसलसल। अच्छा, वो होता चला गया। फिर जो बात प्रॉब्लम जहां से ज्यादा शुको शुबात पैदा हुई, मुदाखलत हम कर रहे थे, मैं नजर आ रहा धांधली। हमने कहा जी आप देखें, हमने छूट दी, जैसे मर्जी गिनती करें। जब हमने देखा रिजल्ट हमारे, मैं थोड़ा समझा दूं, हमारा इलेक्शन बड़ा सिंपल भी है और इसकी में रिगिंग पकड़ना बहुत आसान भी है। वो ऐसे है कि हमारे 750 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में एक पोलिंग जो प्रिंसिपल है वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है, उसका मटेरियल भेज देते हैं, वो वहाँ पे इलेक्शन करवा लेता है। सही, ठीक है। वो वहाँ पे 2 प्रोफेसर हैं, यहाँ 200 हैं, वो उससे फर्क, वो इलेक्शन रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। और अब तो व्हाट्सएप का दौर आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, हुआ ये कि हमारे पास तो एक एक व्हाट्सएप मौजूद है, एक एक शीट मौजूद है। सही। अब हमारे साथ हुआ ये कि जब हमने पहले गिनती शुरू की तो हमें नजर आया कि प्रिंसिपल ने जो शीट दी हुई है उस पर रिजल्ट कुछ और है और अंदर वोटों पे टेम्परिंग हुई हुई है। अच्छा, हमने इनके एक मिन्नत की कि हमें यार से मुतमईन कर दें, देखें आप इलेक्शन कमीशन है, आपने हमें मुतमईन करना है। हमने ताजे साजा के दोस्तों से भी ये अर्ज की कि चलिए तारिक साहब पूछ लेते हैं कि मुतमईन क्यों नहीं किया जा सका। ये तो प्रॉपर आपका हक था, आपने कहा कि इसमें मुतमईन कर दें, तो राना साहब ये बताएगा मुतमईन क्यों नहीं कर सके, इसकी वजह आप क्या बयान करेंगे? जी मैं बता दूं आपको, जो इन्होंने TOR तय किया था ना कि शीट से रिजल्ट चेक किया जाएगा, यानी क्रॉस चेक, यानी जो सब पहले मैंने कहा था, पहले मैं उस पे बैलेट पेपर की टेम्परिंग की बात हो रही है ना, इतराज होगा तो कोई एजेंट उसके कहने पर पोलिंग ये जो बैलेट पेपर चेक किए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ भावलपुर से, जैसे अल्फाबेटिकली हमने डिवीजन शुरू किए थे, और 8-9 कॉलेजेस के बाद SC कॉलेज का रिजल्ट आया, जिसपे शीट्स पे के बाद एक पार्टी ने दावा किया कि जी हमें बैलेट पेपर भी चेक कराएं, क्योंकि टोटल काम में लग रहा है कि इसमें क्यों एक बड़ा कॉलेज है और ये सामान भी लेट आया था। और वो लेट आने की वजूहात में कुछ ऐसा था कि वो प्रिंसिपल कोरोना का शिकार हुए, और ऐसा कॉलेज था कि जहाँ पे इनके मेन कैंडिडेट जो तारिक कलीम साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे, वो उसी कॉलेज से ताल्लुक रखते थे। तो इसी वजह से दूसरे ग्रुप ने ये शक इजहार किया कि हमें बैलेट पेपर्स भी चेक कराए जाएं। तो बैलेट पेपर चेक किए गए तो ये जो बात कर रहे हैं डबल क्रॉस वाली, ये बिल्कुल उसमें साबित थी। कुछ वोटों पे डबल क्रॉस लगा हुआ था, और उस पे इन्होंने, इनकी पार्टी ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया कि नहीं जी आप बैलेट पेपर चेक नहीं करा सकते। हालांकि पिछले इलेक्शंस की रिवायत यही है, जो पिछले इलेक्शन इनके ग्रुप ने कराए थे 2016 में, 2013 में, एक एक बैलेट पेपर चेक होने के बाद रिजल्ट तैयार किया गया था, और वो शीट्स को हतमी नहीं माना गया था। जो शीट्स के साथ टैली करते थे वो उसको एज इट इज माना जाता था, जिनमें जो शीट्स के साथ बैलेट पेपर और शीट्स इकट्ठी टैली नहीं करती थी उन पे बैलेट पेपर्स को एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन उन्होंने फिर हंगामा किया कि नहीं जी आप बैलेट पेपर्स को चेक नहीं कर सकते, और सिर्फ रिजल्ट शीट्स की बुनियाद पर रिजल्ट तैयार करें। तो इनकी ये बात हमने मान ली। हमने कहा फिर ये अगर जो जहाँ पे डिस्प्यूट होगा उसका फैसला कैसे होगा, वो इन्होंने कहा जी हम कमेटी बना के ना आपको बता देते हैं, दोनों तीनों ग्रुपों के मेंबर्स होंगे और वो इस किस्म के डिस्प्यूट का फैसला वो करेंगे। तो हमने इससे सवाल किया कि क्या अब हम जो बाकी रिजल्ट शीट्स हैं उसके मुताबिक रिजल्ट फीड करना शुरू कर दें, इसमें तो अब मजीद मुदाखलत नहीं होगी। इन्होंने कहा नहीं होगी। तो हमने इनके नुमाइंदों की मौजूदगी में रिजल्ट फीड करना शुरू किया। इनके सामने लिफाफे खोले गए, इनके सामने वो जो शीट निकली। राना साहब मुझे यहाँ एक छोटा सवाल, मुझे एक छोटा सा, देखिए पूरे दुनिया में जब भी इलेक्शन होता है एक रिजल्ट शीट निकलती है, आपने भी कवर किए होंगे, उसको बावाज़े बुलंद पढ़ा जाता है। बिल्कुल ऐसे दोनों मेंबर बैठे होते हैं, जो अरकान या उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो सुनते हैं जी। राना साहब बता दें क्या ये दिखाया गया किसी को? इन्होंने खामोशी से, हमने सिर्फ इतना हम देख सके कि रिसाला जो लिफाफा सील है, इसके अलावा ये बिल्कुल हमें नहीं दिखाया। हमने वो देखते हैं वो जाता था। जब हमने फिर बहुत इसरार से कहा वेरीफाई करवाएं, जब वेरीफाई करवाने की बारी है वो टेम्पो उसमें फिर तब्दीली निकल आई। मेरा एक मुतालबा आपके जरिए यहाँ पर कि हम अपना जो हमने रिजल्ट इकट्ठा कर रखा है हम उसको पब्लिक कर देते हैं। हमने पब्लिक कर दिया, ये इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट पब्लिक कर दे। अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज है कि दोनों तरफ से अगर पब्लिक कर दिए जाएंगे रिजल्ट तो मसाइल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा होता है कॉलेज की सतह पर। कॉलेज जो है फौरन पकड़ लेगा कि मेरे कॉलेज का रिजल्ट टेम्पर हुआ। बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल। तो राना साहब ने टिप कर दे, ये तो मामला ही हल हो जाएगा अगर दोनों तरफ से पब्लिश कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो इनको इसके बाद मजीद तस्दीक भी इन्होंने की है और इनके साइन उस पर तमाम रिजल्ट पर मौजूद हैं, सिवाय पिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के, जिनमें मामूली से ऑब्जेक्शन थे जिनको दूर कर लिया गया है और उनका रिजल्ट रोका गया था, जो किसी वक्त इशू किया जा सकता है।
हमारा अब भी यही मुतालबा है कि आप वो रिजल्ट पब्लिक कर दें। अच्छा, मुतालबा एक और हमारे कहीं साइन नहीं है, कहीं साइन नहीं है। अच्छा, एक तो तारिक साहब ये कह रहे हैं साइन नहीं है, दूसरा ये मुतालबा बहुत अच्छा है, मसला हल हो जाएगा, आपके एंड से भी आपका मौक़िफ़ भी क्लियर हो जाएगा अगर रिजल्ट पब्लिक कर दिए जाते हैं। सेकेंडली, कुछ जैसे कि तारिक साहब ने जब डिटेल बताई है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राना साहब कहिएगा कि क्या इलेक्शन कमिश्नर खुद इलेक्शन का हिस्सा बन सकता है? नहीं, इसे मैंने तो इसमें किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये तो कॉलेजेस का इलेक्शन होता है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक इदारा है सेनेट, जो इनका किसी भी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इदारा होता है। और जो मुराद ये कि जैसे अब अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो अगर इलेक्शन कमीशन का चीफ बन गया हूँ या चेयरमैन बन गया हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्रिंसिपलशिप छोड़ दूं। इसका मतलब यही है अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए राना साहब ये करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में अब बात है गैर जानिबदारी साबित करने की, तो राना साहब रिजल्ट अगर पब्लिक कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? मेरा सिर्फ एक मुतालबा आपके जरिए कि किसी तरीके इलेक्शन कमीशन वो कर दे, हर 680 कॉलेज सब कॉलेज में चेक कर रहे हैं किसका रिजल्ट ठीक है। बिल्कुल इन्होंने उसमें टेम्परिंग की, टेम्पर्ड शीटें निकल रही हैं, वो टेम्पर्ड निकल रहे हैं, पता दिखा रहे हैं कि सारी देखें गलत है, दस्तखत ही नहीं है, नहीं मान रहे। राना साहब, इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है, मुझे बताइएगा, क्या आप पब्लिक करने को तैयार हैं? उनको हमने इनको यही ऑफर की थी क्योंकि ये वो फौरी तौर पर 10 मिनट में चेक हो सकते थे, बैलेट पेपर हमारे पास मौजूद थे, लेकिन इन्होंने हमें बैलेट पेपर से चेक नहीं करने दिया। उसका दूसरा तरीका यही था कि प्रिंसिपल उसकी तस्दीक कर दे, वेरीफाइड कोई हमें मुहैया कर दे कि कौन सा। इसमें सिर्फ ये था कि 2 हमारे सामने थी रिजल्ट शीट। राना साहब, आप रिजल्ट पब्लिक कर दें, सारा मसला हल। हम देखिए जो गलतियां हो गई आपकी हमारी तरफ से मान लेंगे, आप रिजल्ट पब्लिक कर दें, जो आज ये कल तक हो जाएगा। आप रिजल्ट पब्लिक। साहब, तारिक साहब की जानिब से बात खत्म की जा रही है, उनका ये कहना है हमारे एंड से जो गलतियां हुई हम वो भी मान लेंगे, आप रिजल्ट पब्लिक कर दें। अब इसमें क्या इबहम है, ये कहिएगा, रिजल्ट पब्लिक करने को आप तैयार हैं? रिजल्ट? जी बिल्कुल। मैं अब सवाल सुन सका। तारिक साहब जैसे कि मुतालबा ये कर रहे हैं कि रिजल्ट कॉलेज वाइज रिजल्ट जो है उसको आप पब्लिक कर दें, इनसे जो गलतियां हुई पब्लिक इशू है, ये खुद साइन कर चुके हुए हैं, बिल्कुल कहीं नहीं किया कर चुके हुए हैं। राना साहब, मैंने मरकज के इलेक्शन पे कहां साइन किया है, मैंने मुझे दिखाएं। रिजल्ट अनाउंस किया गया तारिक साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है, मैंने कहीं दस्तखत नहीं, हमारी गैर मौजूदगी में रिजल्ट अनाउंस हुआ है, हमें नहीं मैं पूछा गया, हमारे किसी नुमाइंदे के दस्तखत नहीं है। राना साहब, अल्लाह को जान देनी, ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। आप रिजल्ट पब्लिक कर दें, क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप बिल्कुल ईमानदार हैं, रिजल्ट पब्लिक कर दें। ये रिजल्ट नहीं पब्लिक करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे पब्लिक। सही, मुझे आपका एक कमेंट चाहिए, आप रिजल्ट पब्लिक करने को तैयार हैं या नहीं, बताइएगा क्या कहेंगे? जो एजेंट्स है वो रिजल्ट टैली करेंगे, हमने इसकी इजाजत दी, नहीं कर रहे पब्लिक, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले होते तो फिर ये हम ऐसे रहेगा, मसाइल हल नहीं होंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। थैंक यू सो मच राना साहब। सर, आपका एक कमेंट चाहिए। मैं यहाँ आई एक मुतालबा लेके था, सच्ची बात है कि जो रिजल्ट है पब्लिक कर दें। देखिए सारे कॉलेज अपना रिजल्ट वेरीफाई कर लेंगे, ये हमारा ये पता लग जाएगा कहाँ बेईमानी हुई है, हमारे एंड पे हुई है। हमें देखें, अब सोशल मीडिया के दौर है, बड़ा वाइब्रेंट मीडिया, हमें करेंगे। और यही वजह आज तक बेचारे ये इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल 500 वोटों का, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, 500 वोटों को कट लगाया गया। मेरे चूंकि लीड ज्यादा थी, मैं नहीं हारा इनसे, वरना मैं भी चला जाता। तारिक साहब, ये मामला तो फिलहाल हल होते नजर नहीं आ रहे, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पे है, बिल्कुल आप मेरा मुतालबा छोटा सा मुतालबा से बनवा दें। आपका मुतालबा भी वजह है, मौक़िफ़ भी आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ये बताएगा, अगर ये माने नहीं जाते और यही चीजें चलती रहती हैं, नुकसान क्या क्या हो? नुकसान तो यकीन, देखिए हमने तो नुकसान से बचने की पूरी कोशिश की। अब हमने ये मीटिंग तय कर ली है, हम जितने चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे सबसे, हम उनके सब जगह रिजल्ट देखेंगे। हम कहें यार ये रिजल्ट है, आपके पास एक हेड क्लर्क बिठा दें, वो पूरे कॉलेज से ये वेरीफाई कर लें। आप रैंडमली 100, 200, 50, 20 जितने पे आप मुतमईन होते हैं उतने आप वेरीफाई करा लें। अगर हमारा ये रिजल्ट गलत है, आप बिल्कुल हमें सेक्रेटरीट में दाखिल मत होने दें, लेकिन अगर ये गलत है तो फिर दूसरी पार्टी को मत दाखिल होने दें। बिल्कुल हम इस पे जाएंगे, बिल्कुल। और वी होप कि ये मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए, क्योंकि पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है, अगर यही
यही मसाइल चलते रहे तो ये मकसद किस तरह से पूरा होगा, इससे तलबा का क्या नुकसान होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। तो फौरी तौर पर ये मसाइल हल होने चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका मुतालिबा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात प्रॉपर तरीके से हम भी पहुंचा सके होंगे और इस पे फौरी अमल दरामद भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे और खबर हमारे पास है जी खेल के मैदान से। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई थी, बहुत सारी गर्मा गर्मी हो गई थी, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ा सा मूड रिलैक्स आपका भी करें, अपना भी करें और आपको बताएं कि सर्दियों की सौगात को आप मजीद स्पेशल किस तरह से बना सकते हैं। कश्मीरी चाय की आज हम बात करने वाले हैं। सर्दियों में सभी लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। रात को बहुत सारे लोग स्पेशली टाइम निकाल कर, अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूं तो यहाँ पर एक पॉइंट लक्ष्मी चौक का मुझे पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आप उसी तरह की चाय घर में भी स्पेशली बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं और फिर उसके साथ साथ प्रॉपर उसका तरीक़ेकार क्या है, उसकी अफादियत क्या है, किस तरह से आप इस्तेमाल उसका बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी का चीज़ बनाने का तरीका अपना अपना होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर दें, ताकि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत भी उसी तरह से कायम रहे। तो जब बात होती है ग़िज़ा की, ग़िज़ाइयत की, तो हम दावत देते हैं आयशा नासिर को, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताएं, कश्मीरी चाय पीती हैं आप? बहुत शौक से। अच्छा। बहुत शौक से, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में उसको बनाते हैं गलत तरीके से हैं, इसलिए ज़रा कम पीती हूँ। अच्छा, अब शायद मैं भी गलत तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे आप प्रॉपर तरीका क्या है ये बता दें और फिर उसकी ग़िज़ाई अहमियत पे आएंगे। देखिए, हम लोग जो भी कहवा बनाते हैं, चाहे वो ब्लैक टी है, चाहे वो कश्मीरी चाय, हम उसमें दूध का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। अब जितना हम दूध डालते जाएंगे, चीज़ की अफादियत उतनी ज़्यादा ज़ाया होती जाएगी। अब मसला मेरा और आपका ये है कि दूध के बगैर हम कश्मीरी चाय पी नहीं सकते, और कश्मीरी चाय को हमने एसोसिएट किया हुआ है विद कम्फर्ट। जब पूरी फैमिली थक हार के बैठती है ना, तो हम कहते हैं आज कश्मीरी चाय, क्योंकि उसका कहवा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी देर आपको उसको बॉईल करना पड़ता है। उसका तरीका भी यही है कि पहले आप उसको बॉईल कर लें, उसके बाद एंड में थोड़ा सा दूध उसमें शामिल किया जाए और थोड़े से पिस्ते बादाम उसमें ग्राइंड करके शामिल कर दिए जाएं। ऑल्दो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब हम पिस्ते बादाम ग्राइंड करके शामिल करते हैं, अफादियत ज़ीरो हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, फ्लेवर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का मसला ये, हम दूध के बगैर उसको पी नहीं सकते, मज़ा भी नहीं आता। थोड़ा सा हमने उसको कंफर्ट के साथ एसोसिएट किया हुआ है। बहरहाल उसका असल तरीका यही है कि जितना कम 1 या 2 चम्मच उसमें दूध डाला जाए, बाकी सारा उसमें कहवा हो और बगैर चीनी के उसको इस्तेमाल किया जाए। वही बात कि पिस्ते बादाम जैसे ही आपने ग्राइंड करके उसके अंदर डाले, अफादियत सारी ख़त्म, तो उनको भी डालने की ज़रूरत नहीं। असल तरीका जो है उसका सही, तो ये असल तरीका है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जिस तरह से कश्मीरी चाय बनाई जाती है वो ये है कि जैसे ही आपने कहवा बनाया, उसमें कहवा कम, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और उस पर लोगों को लगता है ये कश्मीरी चाय। उसकी अफादियत मुझे बता दीजिएगा क्या होती है? देखिए, जितने हमारे पास कहवा जाते हैं, इंक्लूडिंग कश्मीरी चाय, इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें एंटी एजिंग की तरफ लेके जाते हैं, जो बुढ़ापा हमारा खूबसूरत कर देते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, हमारी स्किन के लिए और हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाय का लफ्ज़ जहन में आते साथ ही स्ट्रेस कम करना जो है वो जहन में आ जाता है। हर तरह की चाय जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। तो बहरहाल जितना आप उसमें दूध शामिल करते जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स यूं करके कैल्शियम के साथ बाइंड करते जाएंगे। अब ना दूध का फ़ायदा रहा, ना चाय का फ़ायदा रहा पीछे। तो बेहतर यही है कि उसमें 1 चम्मच दूध जस्ट फॉर फ्लेवर ऐड कर दिया जाए। जितना आप उसमें दूध शामिल करेंगे, अफादियत उतनी कम होती जाएगी और फिर कैलोरीज उतनी ज़्यादा होती जाएंगी। मतलब रात को हम लोग यूजुअली कश्मीरी चाय पीते हैं, रात को आप इतनी हैवी एक ड्रिंक लेके सो गए हो, वो बर्न नहीं हुई और आप सो गए हो, तो वो वेट गेन भी कराएगी, उल्टा फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान की तरफ लेकर जा रही है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके से वेट लॉस में हेल्प करते हैं। लेकिन जब उसमें दूध भी ज़्यादा डाल दिया, कहवा ना होने के बराबर डाला। दूध ज़्यादा की तो आप बात कर रही हैं, यहाँ पे मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कश्मीरी चाय के ऊपर दूध की बलाई डालकर चाय पीते हैं। मुझे बता दें ये प्रैक्टिस कैसी है? ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगी और हार्ट अटैक के रिस्क को भी बढ़ा सकती है। बलाई जो है वो अगर आपने इस्तेमाल करनी भी है, नाश्ते में 2 टीस्पून तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होता है ना, नाश्ते में आप किसी भी फॉर्म में बलाई ले सकते हैं, बट उसके बाद आपने बलाई नहीं लेनी। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ, विटामिन डी चाहिए होता है हमें, जो सैचुरेटेड फैट है इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। सूरज है तो विटामिन डी है, सूरज नहीं है तो विटामिन डी नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे देसी घी हो गया,
बलाई हो गई, ये 4 PM के बाद आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और रात में जब हम उसमें डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल बर्न नहीं हुआ, वो सारा फैट की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, नालियों को ब्लॉक कर रहा है और हार्ट के प्रॉब्लम्स को बढ़ा अच्छा, रहा है। हमारे यहाँ ये रिवायत है कि रात के खाने के बाद अगर गेस्ट आए हैं तो आप कश्मीरी चाय सर्व कर रहे हैं। इवन शादियों पे भी हम देखते हैं। तो रात के टाइम की जो प्रैक्टिस है लोगों ने वो बना लिया हुआ है कि आपने खाने के बाद, इसके अलावा भी अगर आप दीगर टाइमिंग्स में भी कश्मीरी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है या रात को? अच्छा, रात को अगर आप लेते हैं, अगेन तरीका सही है तो फिर रात में भी ये हेल्पफुल है। तरीका अगर आपका गलत है तो ये पूरे दिन में पूरा वक्त ही ये आपके लिए नुकसानदेह है। तरीका सही हो तो आप रात में ले सकते हैं, लेकिन खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद किसी भी किस्म की कोई चाय नहीं आएगी। और कश्मीरी चाय तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। कश्मीरी चाय तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन लाहौरियों की पसंदीदा ये चाय है। तो हम आपको बाहर दिखाते हैं कि शहरी स्पेशली टाइम निकाल के किस तरह से कश्मीरी चाय पीने के लिए जाते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है उस्मान, जो कि रात को एक पॉइंट पे पहुंचे और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से शहर में शौकीन हैं लोग जो कि कश्मीरी चाय पीने के लिए जाते हैं। जी उस्मान, के शहरी किस तरह से कश्मीरी चाय के साथ दीगर लवाजमात भी इंजॉय करते हैं? घर में भी लोग बाकर खाने का इस्तेमाल करते हैं, हलवा जात का इस्तेमाल करते हैं और कश्मीरी चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी वो लोग जो कि खाने के बाद कश्मीरी चाय और गाजर का हलवा, रिवायत है ना एक, हम पाकिस्तानियों को किसी चीज़ का फ़ायदा पता चले ना, हम उसको इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि उसका डबल नुकसान हमें हो जाए ज़रूर। बिल्कुल। अब गाजर का हलवा इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ है, और हेवी उसके अंदर जो हम जिस तरह से उसको पकाते हैं, वज़न तो वो बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी इतने ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ऊपर से हम पी लेते हैं कश्मीरी चाय उसके साथ, और ये सोच के पीते हैं कि जी ये फ़ैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ़ैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, बहरहाल उनकी बात हम किसी और शो में करेंगे, लेकिन कश्मीरी चाय फ़ैट की एब्जॉर्प्शन भी होने देगी। और आपने एक मील लेके उसके ऊपर दूसरा मील ले लिया, मतलब आपने रात का खाना खाया, पहले ही हम कहते हैं, हमारा मज़हब कहता है, न्यूट्रिशनिस्ट साइंस सारा कहते हैं कि रात का खाना आपका लाइट होना चाहिए। हम पाकिस्तानी कसर ही रात के खाने पे निकालते हैं, क्योंकि फैमिली इकट्ठी रात के खाने पे होती है। पहले एक हैवी रात का खाना खा लिया, उसके ऊपर से एक खाना बाकायदा और खाया गया गाजर के हलवे की सूरत में, उसके ऊपर से आपने चाय पी ली जिसमें आपने दूध बहुत ज़्यादा डाला था, पिस्ते बादाम डाल के, और फिर चीनी डाल के जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। कश्मीरी चाय जो है ना पिएं, लेकिन उसको बगैर चीनी के कम से कम दूध के साथ पिएं डेली। अगर आपने इसको एज अ कंफर्ट पीना है, जैसे मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ, कोई 15 दिन में एक दफ़ा आप उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें, चीनी ना डालें, उसकी जगह शक्कर डाल लें, पिस्ता बादाम अगर आप फ्लेवर के लिए चाहते हैं तो वो डाल लें, और दूध आधा पानी। सही, और ये प्रॉपर तरीका है। और अगर आप पूरी सर्दियाँ कश्मीरी चाय से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उसका फ़ायदा भी वाकई आपको हो, तो ये प्रॉपर तरीक़ेकार है। इस्तेमाल भी आयशा ने आपको बता दिया, किस टाइम करना चाहिए ये भी आपको बता दिया। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, उस्मान ने हमें बताया कि बाहर दुकानों पे कश्मीरी चाय जो स्पेशली लोग पीने जाते हैं, उसमें ऐसा स्पेशल क्या होता है जो बाहर लोग पीने जाते हैं ये तो उनको ही पता है, लेकिन घर में भी आप अच्छी सी कश्मीरी चाय बना सकते हैं। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी और अफादियत बता रही थी क्या होती है, किस तरह से आप कश्मीरी चाय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा जी हम प्रॉपर तरीक़ेकार भी जानेंगे, और तंदूरी चाय और कश्मीरी चाय, इसकी अफादियत क्या है, किस तरह से बनाई जा सकती है। घर में अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो रेसिपी इसकी ज़बरदस्त क्या है, क्विकली हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास गेस्ट आए हैं, हम बढ़ते हैं सायरा बासित की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सायरा। जी वालेकुम सलाम। अना, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जी आज तो बड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, और अल्लाह ताला आपको भी खैर आफियत से रखे और हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत शुक्रिया। जी आज तो बड़ा जबरदस्त सा मेन्यू बना हुआ है, और ठंड भी है लाहौर में माशाल्लाह से। तो सुबह धुंध थी तो हमने कहा क्यों ना कोई ऐसी चीज हम अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करें जिसका उसको फायदा भी उनको प्रॉपर तरीके से पहुंचे। जी बिल्कुल, और ये जबरदस्त आज का टॉपिक है। और कश्मीरी चाय के बारे में तो हम ये कहेंगे कि जो, क्योंकि मेरे फोर फादर्स कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो हमारी तो जान होती है ना कश्मीरी चाय में। तो इसमें यह है कि सबसे पहली बात है कि इसमें मीठा नहीं जाता, ये नमक इसमें डालते हैं हम, ठीक है। तो जो कश्मीरी चाय नहीं कहलाएगी जिसमें मीठा होगा। नंबर 1 बात। तो सायरा हमें क्विकली इसकी रेसिपी भी बता दीजिएगा। जी, इसका तरीकाकार ये है कि आपने 4 कप पानी लेना है और 2 टेबल स्पून उसमें कश्मीरी चाय के डाल देने ठंडे पानी में, ठीक है। और बादियान का फूल
और 3-4 इलायचियाँ, ठीक वो है। आपने रख देना है। और जैसे ही ये पानी आधा हो जाएगा पकते पकते, क्योंकि आज टाइम कम है तो मैं तंदूरी चाय बना रही हूँ, जी। मैं ये वाली चाय नहीं बना रही, लेकिन जैसे ही पकते पकते ये हाफ हो जाएगा तो इसमें आइस कोल्ड वाटर आपने डालना है, बिल्कुल ठंडा पानी डाल के वो उसको दोबारा से 2 कप पानी से डाल देने, यानी कि 2 कप कम हो गए थे तो हमने 2 कप दोबारा आइस कोल्ड वाटर डाला। और फिर उसको, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको हम अच्छा सा फेंटेंगे। जब हम फेंट रहे होंगे तो उसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी चाय अच्छी है, अगर पुरानी होगी तो उसमें कलर खराब हो जाता है। चाय बहुत अच्छी क्वालिटी की आप यूज करेंगे तो वो जबरदस्त सा कलर फौरन बन जाएगा। और अभी जो बात हो रही थी कि जिसमें दूध कम और चाय ज्यादा, लेकिन होता ये है कि दूध में कहवा डालते हैं हम तो टेस्ट बनता है, वरना तो पता नहीं वो अजीब सा ही टेस्ट होता है। लेकिन ऑब्वियसली सेहत के लिहाज से हमें ध्यान रखना चाहिए। और इधर तंदूरी टी के बारे में हम बात करेंगे तो तंदूरी टी अगर हम प्रोफेशनली बनाते हैं तो ये दूध पत्ती होती है। सबसे पहली बात तो ये कि हम दूध लेते हैं, आप समझ लें आधा किलो दूध है तो उसमें आधा कप पानी का डालते हैं और उसको थोड़ा सा पकाते हैं चीनी डाल के। चीनी और इलायचियां डाल के जब दूध थोड़ा पक जाता है तो एक मसाला बनता है जिसमें कि सौंठ, लौंग, काली मिर्चें और थोड़ा सा वो इलायचियां। ठीक है, पहले भी इलायचियां डाली थी लेकिन मसाले में भी इलायचियां हमने डालनी है। इसको अच्छा सा हम ग्राइंड करेंगे और इसमें ये मसाला डालेंगे और बाकी पत्ती चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ठीक है जी। इसका इम्पोर्टेंट तरीन चीज ये है कि तंदूरी टी का कि हम ये यूज करते हैं मिट्टी के बर्तन जिसमें कि उसकी एक खुशबू आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर हम, और सर्दियों में तो फिर इसका मजा ही कुछ और होता है। अच्छा जी, चाय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जितनी मर्जी चीनी का इस्तेमाल करें, लेकिन जो अभी उन्होंने कहा कि बलाई, तो वो अगर दिन का टाइम है तो आप थोड़ी सी ऊपर बलाई डाल लें तो वो चाय का मजा दुबाला हो जाता है। सही सही। अच्छा, मुझे इस चाय की रंगत भी दिखाइएगा सायरा, मुझे रंगत भी दिखाइएगा जी। ये आप देखिए, आपको नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस कप में थोड़ी सी डाल देती हूँ चाय, लेकिन ट्रेडिशनली इस कप में हम सर्व नहीं करते, हम इसमें सर्व करते हैं। जी, ये अभी थोड़ी सी मैं ये वाली भी इसमें ही डाल देती हूँ ताकि ये, और ये चाय मेरे ख्याल से मजेदार होने के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त होगी। जो चीजें सायरा ने बताई हैं तो इधर इलायचियों की खुशबू और सॉल्ट डालना इस चाय में बहुत जरूरी है, बहुत ही मजे की लगती है। बिल्कुल। तो सायरा जरूर हमारे नाजरीन इस रेसिपी को घर में ट्राई भी करेंगे, क्योंकि सर्दियों की यही चीजें सौगात होती हैं, मौसम में मौसम का मजा भी दोबारा कर देती हैं। थैंक यू सो मच सायरा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी जो है आपने हमारे साथ शेयर की है। हम मुख्तलिफ चाय पीते रहते हैं लेकिन असल में उसका प्रॉपर तरीकेकार क्या होता है हमें पता नहीं होता, इस वजह से उसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। तो हम टाइम टू टाइम इसी तरह से अपने शेफ हजरात या माहिर ग़िज़ायात से हेल्प लेते रहते हैं ताकि आपको घर बैठे बता सकें कि किस तरह से आप ज़बरदस्त और अच्छी चाय बना सकते हैं। जी नाज़रीन, ये तो चाय की रेसिपी आपके साथ हमने शेयर कर दी है। एक कुछ स्पेशल चीज़ है जो कि आपके बालों की ग्रोथ के हवाले से है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और हर किसी का ख्वाब होता है कि लंबे, घने और खूबसूरत बाल हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पर मौसम की तब्दीली के असरात के साथ साथ हमारे चेहरे पे हम देखते हैं असरात नज़र आते हैं, बाल भी उसी तरह से मुतासर होते हैं। और मौसम की तब्दीली के साथ साथ आजकल जिस तरह से हम ब्लो ड्राई कर लेते हैं, स्ट्रेटनिंग बालों को कर लेते हैं, कलर करा लेते हैं, तो बाल हमारे बहुत हद तक मुतासर हो जाते हैं, बल्कि उतरना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हिमानी की प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे, हिमानी का ज़बरदस्त हेयर ऑयल है, नेचुरल हेयर ऑयल है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो असरात हैं बाल गिरने के, खुश्की के, इससे आप बच सकेंगे। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी कि 100% इनकी कुदरती रेंज है और 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। खुश्की को रोकने में ये मदद देता है, साथ ही साथ बाल आपके लंबे होंगे, स्प्लिट एंड का जिन लोगों को इशू रहता है वो भी जो है मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और प्रोडक्ट्स डिफरेंट मौजूद हैं बालों की ग्रोथ के लिए भी, बालों की खुश्की को दूर करने के लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने बालों को जो है वो बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। 100%
कुदरती जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप हिमानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, खास तौर पर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको ये मसला है कि आपके बाल उतर रहे हैं, गिर रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो साथ ही साथ 20% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप यूज करेंगे सिटी 42 का प्रोमो कोड। तो ये मेरे पास ऑयल भी पड़े हैं, इसमें डिफरेंट रेंज है। वो लोग जो कि बाल गिरने की वजह से परेशान हैं, बालों की खुश्की की वजह से परेशान हैं, उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अकॉर्डिंग टू आपका जो भी इशू है आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट के लिए सिटी 42 का प्रोमो कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो थी आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़। आई होप कि आपको पसंद भी आएगी, आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि हमने सुबह देखा शहर में धुंध थी, अभी इस वक्त धूप भी है। तो ये मौसम जो है सर्दी की तरफ जा रहा है, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं हैं, आज मौसम कैसा रहेगा पूरा दिन, सादिया ने हमें ज्वाइन किया है। जी सादिया। यहाँ मौसम सरमा का इंतज़ार किया जाता है शहरियों की जानिब से, लेकिन जैसे ही लाहौर में खासकर मौसम सरमा का आगाज़ होता है, सबसे ज़्यादा अहम इशू जो शहरियों को फेस करना पड़ता है वो है स्मोक का। अगर आज हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज लाहौर में गंदगी का राज है, आलूदगी का राज है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के औकात में 300 से तजावुज़ कर गया है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहते हैं। ये बता दें, आप सफ़र करते हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? जैसा कि हम बाइक निकलते हैं, बाइक पे तो हमारी आंखों में जलन वगैरह महसूस होती है, तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। मतलब स्मोक की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना है। जैसा ये मसला हल होता है इंशाल्लाह बेहतर होगा। मौसम काफ़ी ख़राब जा रहा है मतलब लाहौर का। अच्छा, ये बता दें कि आप डेली यहाँ पर वॉक करने के लिए आती हैं, सेटिस्फाइड हैं, अच्छा लगता है या कोई आपको भी इशू महसूस होते हैं? देखें, पहले तो लाहौर का मौसम बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये स्मोक की वजह से बहुत से मसले मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जी सादिया हमारे साथ मौजूद थी। सादिया बहुत शुक्रिया, आप मौसम की सूरत हाल भी बता रही थी, शहर में स्मोक की सूरत हाल भी सादिया ने बताई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा, अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात।